गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज हम लोग जो है डिस्कस करने वाले हैं दिसंबर 2013 का पेपर, जो पेपर 3 रहेगा। ये आज तक हम लोगों ने जो पेपर डिस्कस करे हैं वो पेपर 2 ही मैक्सिमम हमने डिस्कस कर रहे हैं। ये पहली बार है जब हम पेपर 3 को डिस्कस कर रहे हैं। और इसमें जो है हमें 75 क्वेश्चन करने होते हैं। 75 क्वेश्चन ही इसमें दिए रहते हैं। अब जो है शुरू करते हैं, क्योंकि पेपर लंबा है और वक्त हमारे पास कम रहता है। क्योंकि जो जो है रील ने क्या किया है ना आजकल कि शॉर्ट चीज़ों का जो है वो ज़माना ला दिया है। मतलब क्या होता है कि हर चीज़ शॉर्ट में चाहिए, है कि नहीं। तो इससे क्या दिक्कत हो गई है कि बहुत सारे मुद्दे ऐसे होते हैं जिनके ऊपर जो है वो एक लंबी चर्चा की आवश्यकता जो है वो रहती है। तो अब जो है जितना शॉर्ट कंटेंट तैयार किया जाता है, लोग उतना ज़्यादा उस चीज़ को देखते हैं। परंतु मैं कहूँ कि नेट के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता है। हाँ, स्मार्ट स्टडी हो सकती है, तो वही करने की कोशिश जो है हम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है शुरू करते हैं हम लोग, क्योंकि ज़्यादा गप नहीं मारनी है, टाइम बहुत कम है। रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण की पद्धति का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो कौन से इंस्टीट्यूट में जो है ये रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण जो है, यहाँ पे एक और क्वेश्चन बनता है कि रेडियो कार्बन जो है वो उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, तिथि का निर्धारण कर सकते हैं, डेट का निर्धारण कर सकते हैं। ठीक है, तो वो पहली बार हुआ था टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च जो है मुंबई, ये इसके अंदर हुआ था। इसमें क्या होता है, इसमें जो है समाज जो हमारी सोशल साइंसेज होते हैं उसमें भी इनमें हम लोग मास्टर या रिसर्च कार्य कर सकते हैं। और जो है बहुत सारे मैक्सिमम जो है सब्जेक्ट्स में यहाँ पे क्या होती है कि आगे की जो है एजुकेशन दी जाती है, मास्टर होती है, बैचलर होती है और पीएचडी होती है। भारत में पूरा पाषाणिक उपकरण सर्वप्रथम कहाँ मिलते थे? तो भारत में पूरा पाषाणिक उपकरण जो है सर्वप्रथम कहाँ मिले थे? वो मिले थे आपके पल्लवरम में वो जो है ये मिले थे। तो आपको साथ में इन तीनों साइट्स का भी ब्यौरा जो है वो जानना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित पुरातत्व वेताओं को उनके कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो जो इसमें सही उत्तर रहेगा वो है ऑप्शन नंबर ए। सबसे पहले आएंगे आपके जेम्स प्रिंसेप जो है, इन्होंने ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि जो है उसको पढ़ने में सफलता पाई थी। और जो आपके किसके अभिलेख थे आपके अशोक के जो शिलालेख और अभिलेख है उसमें जो लिपि लिखी गई थी, उसकी जो पहली बार जो है समझ अगर कोई पाया था वो सिर्फ और सिर्फ जो है ये जेम्स प्रिंसेप जो थे, इन्होंने ही जो है इस चीज़ को जो है समझा था। उसके पश्चात अगर हम बात करें अलेक्जेंडर कनिंघम की, तो अलेक्जेंडर कनिंघम जो है ये भारतीय पुरातत्व के जनक माने जाते हैं। 21 वर्ष की उम्र में जो है इन्होंने सारनाथ में जो है एक स्तूप खोजा था। होता क्या है कि जो है वहाँ के एक राजा जो है वहाँ पे एक सारनाथ के अंदर जो है एक अलग से नगर बसाने के लिए उन्होंने वहाँ पे खोज करनी मतलब जो है नगर बसाने की ठानी। और वहाँ पे जब उन्होंने जो है खुदाई कार्य या फिर निर्माण कार्य प्रारंभ किया तो वहाँ पे उनको एक डिबिया मिलती है और कुछ जो है वो मतलब जो है सिक्के वगैरह पाए जाते हैं। तो उसके ऊपर जो है कुछ ऐसी लिपि में लिखा था, ब्राह्मी लिपि में। तो उसके लिए जो है वो मतलब लड़ाई झगड़ा शुरू होता है। और ये एक पुलिस जवान होते थे उस समय जो है अलेक्जेंडर कनिंघम, और इन्हीं के प्रयासों से दोबारा वो वहाँ पे जा करके उसकी खुदाई जब करते तो उनको ब्राह्मी लिपि की प्लेट मिलती है, वहाँ पे कुछ ऐसे अभिलेख टाइप का मिलता है। और उसके पश्चात उन्होंने वहाँ पे सांची में जो स्तूप हम लोग आज देखते हैं, सारनाथ के अंदर, तो वो सारनाथ का स्तूप इनकी देन है। ठीक है, और भारत के जो लोग हैं, हिंदू लोग, उन्होंने तो वहाँ पे जाना ही जो है वो बंद कर दिया या फिर वो उनके लिए पूजनीय स्थल हो गया था। हालांकि ये पता नहीं था कि वो बौद्ध धर्म का पूजनीय स्थल था, क्योंकि वहाँ पे जो चीज़ें मिली वो उनको लगा कि जो है प्राचीन है और ये तो देवता की कृपा से ही पॉसिबल है। ठीक है, तो उसकी एक अपनी अलग कहानी है, मैं कहानी नहीं बताने आया हूँ। हम अगला क्वेश्चन जो है वो करते हैं। पहला जो है ये फर्स्ट पे आएगा आपका,
और ये फर्ग्यूसन जो दूसरे पे आएंगे, फिर ये तीसरे पे, जो ये फोर्थ जो है तीसरे पे, और कनिंघम जो है वो ये लास्ट में आएंगे। ठीक है, ये एक हो गया, जिम प्रिंसिप पहले आएंगे, फिर उसके पश्चात फर्ग्यूसन आएंगे, उसके पश्चात कनिंघम आएंगे, और थॉमस जो है उसके बाद कनिंघम आएंगे, ये आएंगे, क्या नाम है इसका, एक सेकेंड, गड़बड़ क्यों लग रही है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो मैच होगा। पहले जो है वो प्रिंसिप आएंगे, फिर फर्ग्यूसन आएंगे, फिर जो है थॉमस आएंगे, और फिर अलेक्जेंडर कनिंघम आएंगे। तो इस तरीके से इसकी वरीयता रहेगी। जो हमारा पुरातत्व निवेश, जो पुरातत्व विभाग था हमारा, उसके पहले निदेशक आपके यही जेम्स नहीं अलेक्जेंडर कनिंघम थे। ठीक है, अब हम ज़्यादा नहीं जो है इसमें उलझेंगे। अगला जो क्वेश्चन है हमारा कौन सा है, वो है हड़प्पा संस्कृति के लोगों ने गेहूं व तथा गेहूं जो तथा कपास जो है की खेती का ज्ञान निम्न स्थलीय पूर्वजों से प्राप्त किया था। आपको पता है कि वो प्राप्त सबसे ज्यादा पुराने साक्ष्य में कहाँ मिले हैं, मेहरगढ़ के अंदर मिले हैं। मेहरगढ़ के अंदर जो है वो तो मिले हैं आपको। लोहरा देव जो है एक स्थान है भारत के अंदर, वहां पे जो साक्ष्य मिले वो उससे भी पुराने हैं, मेहरगढ़ से भी। तो जब दो ऑप्शन में आए मेहरगढ़ और लोहरा देव जो है वो ऑप्शन में आए, तो लोहरा जो है वो सबसे नए अभी खोज हुई है, पर सबसे पुराने साक्ष्य जो है यहाँ 7000 के लगभग मिलते हैं, और ये 8000 तो सबसे पुराना ये वाला हुआ। ठीक है, कालीबंगा का जो संबंध है वो हड़प्पा सभ्यता से है, कोटदीजी का भी संबंध हड़प्पा सभ्यता से। तो ये स्थल भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके लिए, कहाँ पर है, किस नदी के किनारे हैं, तो ये चीजें आपको आनी चाहिए। फिर क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसकी डिस्कशन अगर करें तो यहाँ राज्य दिए गए और नरेश दिए गए। नरेश होता है राजा। ठीक है, इससे क्या मिलान करना है हमें, तो यहाँ पे दिया गया है कि कुरु का जो संबंध है वो परीक्षित से था। कैकेयी का संबंध जो है आपको अश्वपति के साथ जुड़ता हुआ देखने को मिलता है। काशी आपको पता है अजात शत्रु, और फिर जो है वत्स भूमि का संबंध जो है वह नीचक्षु से होता है। तो इस तरीके से ऑप्शन ए हमारा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, हस्तिनापुर के बाढ़ में बह जाने के बाद पांडवों ने अपनी राजधानी परिवर्तित की थी। कहाँ के लिए की थी पांडवों ने अपनी राजधानी परिवर्तित, तो वो की थी कौशाम्बी के लिए। ये जो है वो नया तथ्य है आपके लिए भी। ठीक है, और अहिच्छत्र और कुरुक्षेत्र और इंद्रप्रस्थ जो है इनके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, इंद्रप्रस्थ के अंदर क्या है और कुरुक्षेत्र क्यों फेमस है इतिहास के अंदर, क्यों यहाँ पांडवों और इनकी लड़ाई हुई थी, उसके अलावा और किस चीज के लिए फेमस है। तो वो सारी चीजें जो है आपको आपकी टिप्स पे होनी चाहिए, या फिर नहीं पता तो अभी आप जो है इनको सर्च कर सकते हैं। पाटलीग्राम जो है जो परिवर्तित काल में सुप्रसिद्ध पाटलिपुत्र नगर बन गया का प्रारंभ में दुर्गीकरण कराया था, तो वो दुर्गीकरण कराया था ये अजात शत्रु जो है इन्होंने करवाया था। इनके पिता कौन थे, बिंबिसार इनके पिता थे। तो बिंबिसार का पुत्र हुआ ये कौन, क्या नाम है इसका, ये अजात शत्रु। होता क्या कि 544 से जो है 492 ईस्वी पूर्व तक जो है इनका कार्यकाल रहता है बिंबिसार का। ठीक है, और बिंबिसार जो है इनके जो बिंबिसार है इन्होंने 3 शादियां करी। मतलब इन्होंने जो है पहली बार जो है शादी करके जो है क्या किया कि अपने राज्य को सुदृढ़ किया था। मतलब आसपास के जो स्ट्रॉन्ग राज्य थे उनसे इन्होंने वैवाहिक संबंध बना करके जो है वो वही नीति जो है वो बाद में आपके जो पुर्तगीज जो गवर्नर है वो फॉलो करते हुए हमें देखने को मिलते हैं। और अब हम देखते हैं कि बिंबिसार जो है वो चेलन्ना के साथ शादी करते हैं। चेलन्ना शिवराज जो शिवराज की पुत्री होती है, और ये जो है एक लिच्छवी कुल से जो है वो बिलोंग करती है। ठीक है, तो लिच्छवी इसके जो है वो बहुत बड़ा कबीला था और बहुत ताकतवर कबीला था, इसलिए वो अब उनके साथ इसने वैवाहिक रिश्ते स्थापित किए, तो फिर जो है वो उनके इसके ऊपर अटैक नहीं कर सकते थे। दूसरा ये मगध का शासक था उसमें, है ना। आपको दूसरा देखना है कि दूसरा शादी जो इन्होंने किया महाकौशला से किया, वो प्रसन्नजीत कौशल की जो है बहन थी।
तो इस तरीके से कौशल भी इनका जो है अपना राज्य हो गया, अपना दोस्ताना संबंध हो गए, कौशल राज्य भी आक्रमण नहीं करेगा। तीसरी शादी उन्होंने क्षेमा के साथ करी। क्षेमा जो थी मदर, जो आधुनिक पंजाब है वहां की राजकुमारी थी, तो उसके साथ इसकी शादी हो जाती है। तो 3 शादियां इनकी हो गई। बिंबिसार बुद्ध के समकालीन थे, तो बुद्ध के मित्र भी थे। तीसरा जो इसके और फैक्ट है कि अम्रपली की जो नर्तकी थी ना, उसका नाम था क्या उस समय, अम्रपली की जो नर्तकी थी उसके साथ भी इन्होंने जो है वो विवाह संबंध जो है वो स्थापित करे। और अम्रपली नर्तकी का नाम है, ठीक है। इसको जीत करके लाए थे ये प्रसेनजीत के शासन मतलब राज्य से, कौशल से। तो ये अम्रपली जो है इस नर्तकी से इन्होंने विवाह भी किया, और इसी के साथ जो है वो बाद में इनके मतलब जो है विवाह हुआ, और ये बुद्ध की उपासक थी अम्रपली भी, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे क्वेश्चन जो हो गए इतने सारे, इससे हमने देख लिए। फिर जो है अजात शत्रु की अगर हम बात करते हैं, तो अजात शत्रु ने जो है जब जो है शासन संभाला, शासन क्या संभाला, बुद्ध के एक जो सहयोगी है उन्होंने इनको भटकाया, और इन्होंने अपने ही पिता की जो है वो मतलब इनको मौत के घाट उतार दिया बिंबिसार को, और खुद राजा बन गया। और फिर जो है कौशल पर हमला कर देता है, या फिर कौशल वाले जो है नाराज थे कि उनके जो है बहनोई को मार दिया, तो वो लिच्छवी जो है तरह अजात शत्रु, तो फिर जो है वो प्रसेनजीत नाराज हो जाते हैं। तो फिर जो है ये उसके ऊपर हमला करता है, और अजात शत्रु का बचपन का नाम कुणिक था, और वो लिच्छवी दोहितर कहलाता है। और फिर जो है ये प्रसेनजीत की जो पुत्री है, वो जो प्रसेनजीत है उसको अपना राज्य बचाने के लिए जो है अपनी पुत्री का विवाह भी जो है इसके साथ करना पड़ता है, और वो हार भी जाता है। और बजीरा का विवाह जो है वो प्रसेनजीत की पुत्री का अजातशत्रु से कर दिया जाता है। उसके पश्चात अजातशत्रु को भी जो है उसका बेटा मार देता है, उसका नाम उदयन होता है। तो मतलब ऐसे ही आप जब हर्यंक वंश पढ़ोगे, नंद वंश पढ़ोगे आगे जाके, मतलब एक दूसरे को मारते काटते जो है ये व्यवस्था जो है आपको मुगल काल में भी कहीं ना कहीं शाहजहां और औरंगजेब के बीच में ये रिश्ता जो है आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके अलावा जो है जो अलग अलग जो राज्य हमने यहाँ देर पढ़ रखे हैं, पहला जैसे हमने ये देखा कि ये अजात शत्रु के बारे में हमने पढ़ा, ठीक है। अब जो है जो ये महाराज बिंबिसार था ना, ये महाराजा बर्तिवर्धन की हत्या करके राजवंश को इसने हत्याया था, ठीक है। उसके बाद जो बिंबिसार जो अजातशत्रु का कार्यकाल है वो 492 से लेकर के 492 से लेकर के जो 460 तक जो है वो रहता है। कब तक? 492 से 460 तक। उसका बेटा उदयन उसको मार देता है, और उसका गद्दी पर बैठता है। और उदयन का जो शासन काल है वो 460 से लेकर के 444 ईस्वी तक चलता है। तो इस तरीके से ये उल्टी चलती है। तो आपको उदयन का कार्यकाल भी पता होना चाहिए। वैसे ही उदयन का हाल भी होता है। और इसके जो अंतिम शासक है ना, जो अंतिम शासक बनते हैं वो बनते हैं नागदशक, ठीक है। 437 से 413 तक जो है ये बनते हैं। इसे हटा जो है शिशुनाग ने शिशुनाग वंश की स्थापना करी थी। जो नागदशक इसके अंतिम शासक होते हैं, तो उन्हें हराकर जो है इन्होंने नागवंश की स्थापना करी थी, ठीक है। ये तो बात होगी आपकी हमारी नागदशक तक, ठीक है। 437 से 413 तक नागदशक रहते हैं। इसको शिशुनाग के जो है शिशुनाग हटा देते हैं और शिशुनाग वंश की स्थापना करते हैं। अब जो शिशुनाग है वो इसीलिए यहाँ डिस्कस करना जरूरी है क्योंकि कालाशोक जो वो शिशुनाग वंश से संबंधित है। जब तक कालाशोक डिस्कस नहीं करूंगा तो शिशुनाग वंश जो है शिशुनाग को डिस्कस नहीं करूंगा, कालाशोक डिस्कस नहीं हो सकता। शिशुनाग वंश जो है वो शिशुनाग उसकी स्थापना करते हैं और 413 से लेकर के 395 ईस्वी तक जो है शिशुनाग का जो है ये वंश रहता है। महावंश अनुसार जो है, महावंश एक ग्रंथ का नाम है कि जो शिशुनाग था वो वैश्य पत्नी से उत्पन्न हुआ था, पुत्र था। और जो है इसे मारकर शिशुनाग का बेटा कालाशोक जो है वो गद्दी पर बैठता है। ग्रंथों के अंदर जो है कालाशोक को काकवर्ण कहा गया। काकवर्ण मतलब ठीक है, नाम जो है उल्टे पुल्टे रखने का नाम ये कहाँ से आया है? ग्रंथों से ही हमें सीखने को मिला है, ठीक है। मतलब ये मजाक था, मैं सीरियसली नहीं ले रहा है। काकवर्ण इनको ग्रंथों के अंदर कहा गया और 395 से लेकर के 370 तक जो है इसका कार्यकाल रहा था।
पहली बार इन्होंने पाटलिपुत्र को जो है वो राजधानी बनाया दोबारा से, और फिर जो है सेकंड बौद्ध संगीति को जो है द्वितीय बौद्ध संगीति को आयोजित किया था। तो मैंने क्या बताया, द्वितीय बौद्ध संगीति, मैंने क्या बताया, फर्स्ट बौद्ध संगीति, ये आयोजित करते हैं। और फिर जो है महापद्मानंद जो है वो इनकी हत्या कर देते हैं, और महापद्मानंद ही जो है महानंदी की हत्या करके जो अंतिम शासक था शिशुनाग वंश का, वहां पे नंद वंश की स्थापना करते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये कंप्लीट होता है पूरा का पूरा क्वेश्चन। एक क्वेश्चन के अंदर 4 पेज की इंफॉर्मेशन, अगर इस तरीके से चला तो फिर तो हम लोग एक भी नहीं कर पाएंगे। धर्मराज की जो धर्मराज भी एक उपाधि थी। तो धर्मराज किसकी उपाधि थी आपको पता है। धर्म के ऊपर सबसे बड़ा काम किया अशोक ने। आंखें बंद करके लगा दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 जो है इसका ऑप्शन बी है। और अजातशत्रु हम लोग डिस्कस करके ही आए हैं। कनिष्क ने जो है वो चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किया था। कहाँ पे किया था? कश्मीर के कुंडलवन के अंदर किया था। हर्षवर्धन कौन थे? तो कनौज के शासक जो है राजवर्धन के भाई हर्षवर्धन थे, इनकी बहन थी एक, वो सारी कहानी खुद पढ़ लेना, ठीक है, आगे जाकर के। क्योंकि अगर हम लोग जो है वो अपने आप में एक एक जो है वो पूरा का पूरा जो है चैप्टर है, तो थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी भाई, एक हिंट दे सकता हूँ। बाकी ये कुंडलवन के अंदर कश्मीर के अंदर जो है इन्होंने बौद्ध संगीति को आयोजित किया था। और कनिष्क के बारे में मैंने आपको बता दिया। सिकंदर के भारत आक्रमण के समय निम्नलिखित में से कहाँ बुजुर्गों की सभा की सहायता से 2 वंशानुगत राजा शासन करते थे? तो वो करते थे आपके पत्तल के अंदर, ठीक है, पत्तल के अंदर जो है वो शासन करते थे। क्वेश्चन नंबर 10 जो है, मौर्य शासन व्यवस्था में पौतवाध्यक्ष किस विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था? जो पौतवाध्यक्ष होता था ना वो माप तौल का अधिकारी होता था, ठीक है। और इस मतलब मौर्य व्यवस्था के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेटर रहे हैं वो भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में आई बात? अब क्वेश्चन नंबर 10 जो है 11 जो है अगर आपको करना है, इसमें क्या बोला गया है कि पुष्प कलावती जो है पुष्प कलावती, ये इसका जो संबंध है वो है आपका 4 सड्डा पेशावर से, ठीक है। एक का 3 हो गया। कपीशा का जो संबंध है वो बेलग्राम से है, ठीक है, ये अफगानिस्तान के अंदर है। गंगवाड़ी का जो संबंध है वो है आपका मैसूर के साथ, और द्वार समुद्रम हेलीवेड के साथ है। तो इस तरीके से जो इसका ऑप्शन है वो ऑप्शन सी हो जाता है। और उस तमिल काव्य संग्रह की पहचान कीजिए जिसमें चेर वंश के शासकों की प्रशंसा की गई है। तो ये पद्दू में की गई है, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर बी जो है पद्दू इसमें की गई है ये प्रशंसा। ऑप्शन नंबर जो क्वेश्चन नंबर 13 जो है इसमें क्या बोला गया है? क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है कि गौतमी पुत्र शतकर्णी के हाथों नाहपान की प्राजे निम्नलिखित में से किस मृदभांड से प्रमाणित होती है? पहली बात तो यहाँ पे ये हमें इंपॉर्टेंट हो जाता है कि गौतमी पुत्र शतकर्णी ने नहपान को जो है वो पराजित किया था। उसकी पुष्टि कौन करता है? तो वो उसकी पुष्टि एक मृदभांड कर रहा है। और मृदभांड कहाँ मिला है? तो ये देखने वाली बात है, मृदभांड मिला था आपका नासिक के अंदर, ठीक है। तो एक क्वेश्चन से 4-5 फैक्ट क्लियर होते हैं, और वही फैक्ट जो है अगली बार उल्टा पुल्टा करके पूछ लिए जाते हैं। कान यहाँ से पकड़ो चाहे वहाँ से, हमेशा जो है कान ही पकड़ा जाता है, ठीक है। और वैसे ही हमारे साथ एग्जाम में होता है, ठीक है। इस बार हमने ढंग से पढ़ा नहीं और अगली बार उसी में से यूजीसी क्वेश्चन बना देती है। नाउ हम लोग 14 क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित शासकों में से किसने सर्वाधिक अश्वमेध यज्ञों का संपादन किया था? वो किया था आपके प्रवर सेन ने। और प्रवर सेन जो है 150 जो ये बाकाटक वंश के संस्थापक, मतलब संस्थापक नहीं थे, संस्थापक के पुत्र थे, ठीक है। और फिर ये क्या करते हैं आगे जाके, ये जो है इनके रिश्तेदारी बनती है गुप्त वंश के साथ, ठीक है। और बहुत प्रतापी राजा जो है ये होते हैं बाकाटक साम्राज्य के, कौन? प्रवरसेन, ठीक है। कुमार गुप्त वंश से संबंधित थे। पुष्यमित्र शुंग जो है वो शुंग वंश की स्थापना करते हैं 185 ईस्वी पूर्व में, ठीक है। और संस्थापक थे पुष्यमित्र शुंग वंश के।
मुगल, और ये जो समुद्रगुप्त है ना, समुद्रगुप्त, ये गुप्त वंश के बहुत प्रतापी राजा हुए। इनका घोड़ा 3 समुद्रों का पानी पीता था, मतलब यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, ठीक है, भारत की बात कर रहा हूँ मैं। और ये बीणा बजाने वाले इनको कहा गया है, ठीक है। इनके सिक्के, इनकी विजय, इनके जो है जो लेखन के अंदर जो है योगदान, वो सारी चीजें जो है हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। समुद्रगुप्त जो है उसको भारतीय नेपोलियन भी कहा जाता है। तो ये सारी चीजें ना भाई पढ़नी पड़ेंगी, तब थोड़ी बहुत जो है पल्ले पड़ने वाली बातें हैं। ऐसा नहीं है कि हर चीज हम लोग 1 घंटे के अंदर कर लें। रील और रियल लाइफ के अंदर बहुत फर्क होता है। सो प्लीज अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो रियल लाइफ से थोड़ा सा बाहर निकलिए और रियल लाइफ को थोड़ा सा एंजॉय कीजिए, ताकि आपका जो है रियल में ही सब कुछ जो है कुछ ना कुछ बन सके, ठीक है। कालिदास को कौंतलेश्वर दत्ते नामक नाटक का रचयिता होने का श्रेय किसके द्वारा दिया गया है? ऐसा किसने बोला है? तो वो बोला था आपके ये किसने कहा था? ये कहा था कौंतलेश्वर का, ये भारवी ने कहा था। ये बात कही थी क्षेमेंद्र ने, ठीक है। ये बात भारवी ने नहीं की थी, ये बात क्षेमेंद्र ने कही थी। और फिर जो है हम डिस्कस करते हैं इसमें ही कि भारवी ने क्या बोला था। भारवी ने बोला था कि किरातार्जुनीयम जो है उसकी रचना भारवी ने करी थी। राजशेखर जो है ये बहुत फेमस राइटर हैं, इन्होंने काव्य मीमांसा की रचना करी, बाल रामायण की रचना करी, कर्पूर मंजरी की रचना करी, और इसके अलावा जो है विद्याशाला जो है विद्याशाला वंजिका की रचना करी, ठीक है। तो ये सारी रचनाएं इन्होंने करी। क्षेमेंद्र ने कौन सी रचनाएं करी है? तो क्षेमेंद्र जो है वो रामायण मंजरी और भरत मंजरी और बृहत कथा मंजरी की रचना करते हैं, नीति कल्प तरु की रचना करते हैं, चारुचारी की रचना करते हैं, चतुर बग संग्रह की रचना करते हैं। 4-5 बुक्स मैंने आपको इसकी बताई, आपको सब जो है वो रुक रुक करके जो है लिख लेनी है, ताकि ऐसे उड़ते हुए हवा में ना चली जाएंगे, ठीक है। क्योंकि बहुत मुश्किल होता है एक साथ हर चीज़ों को जो है वो करना। आपको सिर्फ याद करनी है ये, है कि नहीं। अब जो है क्वेश्चन नंबर 16 के ऊपर आते हैं हम लोग। ये क्या बोल रहा है कि चीनी यात्री वेंगसांग के अनुसार हर्षवर्धन ने न केवल बौद्ध धर्म का अनुयायी था वरना ब्राह्मण धर्म का कट्टर विरोधी भी था। तो ये कथन जो है वो सत्य है, वेंगसांग के अनुसार कुछ ऐसा ही कहा गया है। और कारण है कुछ मुद्राएं जो उनके अग्रज भ्राता को बौद्ध धर्मानुयायी बताती है, धर्म को शैव धर्म के प्रति समर्पित करती है। ये भी कथन सत्य है, और इसलिए जो है पर एक दूसरे की व्याख्या नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए ये जो है इसका आंसर बी हो जाता है। तो ये दोनों सत्य, पर इसकी जो है वो सही व्याख्या नहीं कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 है, यहाँ पे प्राचीन नगर दिए गए हैं और वर्तमान स्थल के साथ हमें उनको मिलाना है। तो अनहिलवाड़ जो है उसका जो संबंध है वो है आपका पाटन के साथ। ऐहोल का संबंध जो है ऐहोल का बादामी के साथ है। धान्य कटक जो है इसका संबंध है आपका अमरावती से, और दशपुर जो है मंदसौर से संबंधित है। तो इस प्रकार हमारा जो आंसर है वो बी हो जाता है, ठीक। अब हम लोगों को क्वेश्चन नंबर 18 डिस्कस करना है। राजेश्वर मंदिर समर्पित है, तो रामेश्वर मंदिर जो है वो भगवान शिव को समर्पित है। उस राजवंश की पहचान कीजिए जिसके शासक अपने आप को ब्रह्म क्षत्रिय कहते थे। तो ये कहने वाले जो भाई साहब थे वो सेन वंश थे, ठीक है। अब सेन वंश का संस्था जो राज्य है वो बंगाल के अंदर रहा है, ठीक है। और प्रतिहार वंश के बारे में भी आपको जो है वो जानकारी है कि प्रतिहार वंश कौन थे, ठीक है। और चालुक्य वंश 2 टाइप के थे, क्या? बादामी, 2-3 जगह पे हुए ये, बादामी और बतापी और कल्याणी के चालुक्य है ना। और गोविंद जो है उन्होंने पाल वंश की स्थापना करी थी। इसके बाद सेन वंश जो है वो एग्जिस्टेंस में आता है। तो ये सारी छोटी छोटी चीजें आपको जानकारी होनी चाहिए। निम्नलिखित में से किस शासक ने खंभात में एक क्षतिग्रस्त मंदिर के पुनरुद्धार के लिए जो है आर्थिक सहायता प्रदान करी थी? तो ये गोविंद पाल ने करी थी, याद रखना, ठीक है। ये क्या बोला गया है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने खंभात में एक क्षतिग्रस्त मस्जिद के पुनरुद्धार के लिए जो है आर्थिक सहायता प्रदान करी थी?
वो सहायता प्रदान करी थी चामुंडराज ने करी थी, ठीक है। और ये भोज परमार जो है ना, ये परमार वंश से संबंधित थे, ठीक है। और राजधानी इनकी उज्जैन थी, बाद में इन्होंने धरा कर दी थी, ठीक है। वहीं पर मिहिर भोज जो है ये गुर्जर प्रतिहार वंश के से रिलेटेड थे, और जो है इन्होंने कनौज को विजय किया था। त्रिपक्षीय संघर्ष के अंदर जो है इनका योगदान जो है देखने को मिलता है, ठीक है। और इसके अलावा कुमारपाल जो है इसको आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये किस वंश से संबंधित थे, ठीक है। निम्नलिखित में से किस वंश को उसकी शासन व्यवस्था में स्त्रियों की भागीदारी के लिए जाना जाता है? तो ये जाना जाता है आपके चालुक्य वंश को, ठीक है। चालुक्य वंश को जो है स्त्रियों की भागीदारी के लिए जाना जाता है शासन में। कलचुरी, गढ़वाल, चैमान, चौहान, ठीक है, इनके बारे में जो है रिसर्च करनी है ताकि ये प्रॉपर व्यवस्था होती है। बट मैं इतने कम टाइम में ये व्यवस्था नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे जो है विद इन टाइम में जो है वीडियो भी अपनी खत्म करनी होती है, ठीक है। नहीं तो बड़ी वीडियो बनाऊंगा, आप देखेंगे भी नहीं, मुझे पता है। तो निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम में लगाइए और नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ये जो है ऑप्शन नंबर क्या बोला गया, 22 की हम लोग क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। यहाँ पे क्या दिया गया है, बोला है कि कल्याणी के चालुक्य राज करना क्या है, सही उत्तर का चयन करना है। बोला क्या है कि कल्याणी के चालुक्य राज्य का पतन, ठीक है। और दूसरा जो है कालानुक्रम जो है कालानुक्रम में लगाना है। तो ये जो है राजेंद्र चोल द्वारा श्रीलंका पर विजय प्राप्त करना, यादव राज्य देवनगरी का देवगिरी का जो है दिल्ली सल्तनत में विलय, विनीशियन यात्री मार्को पोलो की दक्षिण भारत की यात्रा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो 2 जो है वो पहले पर आएगा, ठीक है। फिर फर्स्ट जो है ये 2 पर चला जाएगा, और 3 पे रहेगा, 4 पे रहेगा। तो इस तरीके से जो इसका सही कोट बैठता है वो कोट सी बैठेगा। तो इसका आंसर सी हो जाता है। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में फिरोज शाह तुगलक की नहर योजना का विस्तृत विवरण मिलता है? तो वो मिलता है हमें तारीख मुबारक शाही के अंदर हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तारीख फिरोज शाही किसने लिखी है, तारीख फुतुवात फिरोज शाही किसने लिखी है, तारीख जो है ये मुबारक शाही किसने लिखी है, इन सब को आप जो है वो वीडियो रोक करके जो है वो इनके आंसर ढूंढ सकते हैं, क्योंकि यही असली तरीका है किसी भी क्वेश्चन को लगाने का, ठीक है। 24 जो है इसका आंसर क्या है, अलाउद्दीन खिलजी के सुधारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। तो हमें क्या करना है, अलाउद्दीन खिलजी के जो सुधार दिए गए हैं उनका सही उत्तर का चयन करना है। जागीरों में दी गई समस्त राजस्व मुक्त भूमि को जब्त करना, सही है। अपनी भूमि में दाग और चेहरा, अपनी सेना में दाग और चेहरा को लागू करना, ये भी बिल्कुल सही है। बड़े अमीरों सेनापतियों को एकता समाप्त करना, एकता बिल्कुल समाप्त तो नहीं की जा सकती थी, तो ये नहीं है। शराब के सार्वजनिक बिक्री पर पाबंदी लगाना, तो ये भी सही है। इस तरीके से जो इसका ऑप्शन है वो 1, 2 और 4 हो जाता है। 1, 2 और 4 सी में है, और ये हमारा आंसर जो है वो सही हो जाता है, ठीक है। अब जो है निम्नलिखित में से अलवार संत कौन थे? तो निम्नलिखित में जो अलवार संत थे वो थे आपके कुलशेखरा जो है वो थे। अलवार विष्णु भक्त होते थे, इनकी संख्या 12 थी, और इसी के साथ एक और थे, उनको नयनार बोला जाता था, और उनकी संख्या 63 थी, और वो शिव के उपासक थे। तो भक्ति मार्ग का जो या फिर भक्ति मूवमेंट की जो शुरुआत होती है उसमें इन लोगों का बहुत बड़ा योगदान था। तो ये चीज़ें जो है हमें क्लियरिटी के साथ पता होनी चाहिए। अगला जो ऑप्शन दिया गया है, निम्नलिखित में से अलवार संत जो मार्को पोलो 26, मार्को पोलो की पुस्तक मुख्य रूप से वर्णन करती है। तो मार्को पोलो ने क्या वर्णन किया है, उन्होंने किया है कि दक्षिण भारत का आर्थिक इतिहास जो है उन्होंने हमें बताया है। तो इस तरीके से जो है इसके आंसर जो है ये भी हो जाता है। 27 की अगर मैं बात करूं, निम्न विदेशी यात्रियों की जो दक्षिण भारत की यात्रा को तिथि क्रम में हमें लिखना है। इसकी विदेशी भारतीयों को तिथि क्रम के अंदर हमें लिखना है।
इसमें किसकी बात हो रही है? निकितन की बात हो रही है। ए निकितन हमेशा तीसरे चौथे पेपर के अंदर डिस्कस हो रहा है, ज्यादा टाइम नहीं देंगे। मोहम्मद शाह द्वितीय के दरबार में दौरा किया था। बुक है इनकी द जर्नी बियॉन्ड 3 सीज जो है इसकी पुस्तक है। दूसरा जो है अब्दुल रज्जाक 1442 से लेकर के जो है, हाँ इसका जो कार्यकाल है वो इंपॉर्टेंट है, 1466 से 75 तक जो है वो ये रहे थे। फिर देवराय द्वितीय जो है इनके कार्यकाल में आते हैं आपके अब्दुल रज्जाक, संगम वंश से संबंधित थे, विजयनगर साम्राज्य के संगम वंश से, ठीक है। 1442 से लेकर के 42 से लेकर 45 तक ये 3 वर्षों तक रहे। और जो है फिर आते हैं आपके सीजर फेडरिक जो है, ये आते हैं आपके कृष्ण देव राय के कार्यकाल के अंदर। और डोमिंगो पायस जो है वो अच्युत देव राय के कार्यकाल के अंदर आते हैं, जो अंतिम वंश शासक होते हैं इसके। तो आपको क्या करना है कि इनका जो है वो सही क्रम लगाना है। तो सही क्रम है यहाँ पे इनका डी 2 1 4 और 3 इनका सही क्रम है, ठीक है। 2 1 4 और 3, ठीक है। अब आपने क्या करना है, 2 1 4 और 3। अब आपको क्वेश्चन नंबर 28 देखना है। स्थानों को पुराने नाम के साथ जोड़ना है और आधुनिक नाम क्या है। तो आपको पता है कि कराचिल का संबंध सीधे इधर नहीं हो जाएगा। कराचिल का जो संबंध है वो किसके साथ है? कुल्लू के साथ है, ठीक है। तो कराचिल को आप जो है वो कुल्लू के साथ जो है जोड़ सकते हैं। और इस तरीके से अगर बी का जो ऑप्शन है आपका 3 हो जाता है, तो आपका ऑप्शन बी यहाँ पे निकल करके आ जाएगा अपने आप जो है, क्योंकि 1 का 4 बरन जो है वो बुलंदशहर बन जाएगा, ठीक है। और तबर हिंद का जो संबंध है वो बठिंडा के साथ हो जाएगा और पटन का अनहिलवाड़ के साथ हो जाएगा। इस तरीके से जो है आप एक क्वेश्चन भी आपको आता है तो आप इसका ऑप्शन से ही आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। 29 जो है गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक की मैं बात करूं तो गयासुद्दीन तुगलक जो है तुगलक वंश की नींव रखने वाले हैं थे। और उनके संबंध में निम्नलिखित कथन दिए गए, कौन सा कथन सही नहीं है। अब यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट चीज है, नहीं है ये पूछा है, ठीक है। और हम क्या करते हैं, कौन सा क्वेश्चन सही है और नहीं पढ़ा नहीं और क्वेश्चन की बैंड बजा दी, ठीक है। अब हमें नहीं है गलत है मतलब वो पूछना है, सही नहीं है। अब 3 सही होंगे 1 गलत होगा भाई साहब। सिंहासन रूढ़ होते समय गयासुद्दीन के अधिकार को एक मत से स्वीकृत किया गया था। जी बिल्कुल, जब वो ऐसा हुए थे तो किया गया था। गयासुद्दीन के पास भारी गिनती में वफादार सिपाही थे, उन्होंने उसे समर्थन दिया था। हाँ बिल्कुल सही। पर बाद में गयासुद्दीन तुगलक को ही जो है मोहम्मद बिन तुगलक ने हटा दिया था। कैसे हटाया था वो आपको मैंने बताया है। सल्तनत की स्थिरता के लिए दिल्ली में लोगों ने भारी योगदान दिया। सल्तनत की स्थिरता के लिए दिल्ली में लोगों ने भारी योगदान दिया था, बिल्कुल सही है। और सल्तनत का खजाना जो उसे विरासत में मिला बहुत देर तक खाली था भाई, कुछ नहीं था, ठीक है। तो ये है ऑप्शन नंबर डी जो सही नहीं है। आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो पक्का हो गया। अब आपको 30 क्वेश्चन के ऊपर जाना है। दिल्ली के सल्तनत काल में शासकीय अधिकारियों का व्यवहार शरीयत द्वारा संचालित होता था। तो ये क्वेश्चन जो है गलत है। कुछ भाई साहब तो मानते भी नहीं थे कि उलेमा उलूमा की बात को, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि राज्य का ध्येय संपूर्ण देश को दार उल हरब से दार उल इस्लाम में परिवर्तित करना ना था। हाँ बिल्कुल नहीं था, क्योंकि उन्होंने जो है वो बहुत सहानुभूति पूर्वक जो है मतलब एक जो है सामंजस्यपूर्ण रिश्ते जो है वो कायम कर रहे थे दिल्ली की जनता के साथ, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका हो जाएगा। अब आपको देखना है कि 31 में क्या पूछा गया है। शेख सरफुद्दीन याहिया मनेरी सूफी सिलसिले से संबंधित रखते थे। तो किस सूफी सिलसिले से? वो सूफी सिलसिला था आपका फिरदौसी, ठीक है। आप इनकी मुझे इनके संस्थापकों के नाम बताएंगे, फिरदौसी, सुहरावर्दी, नक्शबंदी और चिश्ती। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताए हैं, देखते हैं कितना याद है। निम्नलिखित में से बाबरनामा के संबंध में जो है कौन सा कथन सही नहीं है। तो बाबरनामा के कथन से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। बाबर के संस्मरण अत्यधिक साहित्यिक मूल्य का ऐतिहासिक स्रोत है। तो बाबर के संबंध में जो है सही नहीं है पूछा है।
तो ये सही है। इसमें वर्णित घटनाएं कालानुक्रम नहीं दी गई है, ये थोड़ा सा अतिशयोक्तिपूर्ण है, क्वेश्चन मार्क लगा के छोड़ देते हैं। बाबर ने प्रत्येक अच्छी बुरी घटना का अत्यधिक निष्पक्षता से वर्णन किया है, ये भी थोड़ा सा जो है गड़बड़ वाला लग रहा है, नहीं लग रहा है, छोड़ो लगा देते हैं। ऐतिहासिक घटनाएं बाबर के निजी विचारों, मनोभावों और विवेक से इस प्रकार मिल गई कि उन्हें एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता, अलग किया जा सकता, उसने बहुत अच्छा से लिखा हुआ है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो ज्यादा संदिग्ध है और यूजीसी ने भी इसी को लगाया हुआ है, तो हम लोग मान के चल रहे हैं बी ही है, ठीक है। और 33 जो क्वेश्चन दिया गया है, इसमें क्या पूछा गया, प्रत्येक जागीरदार प्राथमिक रूप से मनसबदार था परंतु प्रत्येक मनसबदार जागीरदार नहीं था। ये कथन जो है वो बिल्कुल सही है। कुछ मनसबदारों को नगद अदायगी की जाती थी, जागीरों द्वारा नहीं, ये भी सही है। तो इसका जो आंसर है वो ए हो जाता है, ठीक है। अब हमें 34 क्वेश्चन देखना है। मध्य भारत के राजपूत राज्यों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूटों को सही उत्तर का चयन करना है आपको। यहाँ पे भी वही व्यवस्था है। बांधवगढ़ पर बघेलों का शासन हुआ करता था, ये सही है। इलाहाबाद सूबे में धंधेरा का एक राजपूत रियासत थी, नहीं। और झा जो है उत्तर और दक्षिण के संपर्क मार्ग पर स्थित था, हाँ ये सही है, ठीक है। और फिर जो है इसमें क्या करना है, हमें इसमें हमें सही उत्तर का चयन करना है, ठीक है। तो ये गलत था, ये दूसरा सही है। और जब बुंदेला राजपूतों के कब्जे में था, जी बिल्कुल, और जब बुंदेला राजपूतों के कब्जे में था। और ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा 1, 3 और 4 जो है वो करेक्ट हो जाते हैं, 2 इसका गलत है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 35 पे आते हैं। दाग और चेहरा मुगल सैन्य प्रशासन में किसके राज्यकाल में प्रारंभ हुए थे? ये भाई साहब अकबर के कार्यकाल में प्रारंभ हुए थे। इन्होंने किसको जो है फॉलो किया था? ये किया था अलाउद्दीन खिलजी को, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो अकबर हो जाता है। शाहजहां ने क्या किया था? शाहजहां ने जो है आपका स्थापत्य कला के अंदर जो है बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया था। और जहांगीर ने जो है वो न्याय की जंजीर स्थापित करी थी। और जहांगीर ने एक और अच्छा काम क्या किया था? जहांगीर ने एक और अच्छा काम एक ही किया था, नूरजहां से शादी करी थी, ठीक है, मामला खत्म। और दूसरा जो है इन्होंने जो है मतलब जो पेंटिंग है उसके मामले में बहुत अच्छा योगदान दिया था। तो अब जो है वो मजाक की बात मजाक तक ही लेनी होती है, सीरियस नहीं होना होता। और औरंगजेब जो है इन्होंने सत्यानाश किया है, और इसके अलावा जो है उनका कोई खास योगदान नहीं रहा है। पर इनके योगदान सिर्फ इतना था, इन्होंने जितना सप्रेस किया उतने ज़्यादा जो है वो ग्रंथ और वो साहित्यिक रचनाएं जो इनके कार्यकाल के अंदर लिखी गई। और इनके जो और भी जो योगदान है उसके पीछे एक और कहानी है कि इनके पिताजी ने जो है, इन्होंने अपने पिताजी को जो है बंदा करवा दिया था पकड़ के, ठीक है, अपने भाइयों को मारा और 3-4 युद्ध हुए। दारा शिकोह के साथ इनका युद्ध बहुत फेमस है, ठीक है। तो कौन कौन से युद्ध हुए वो भी पूछे जाते हैं, तो उनके बारे में पढ़ना है। स्पेशली इसका जो उत्तराधिकार जो युद्ध है मतलब उसको आपने बहुत ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि वो आप उससे हमेशा क्वेश्चन जो है वो आते हैं। अगला जो है हमारा 36 क्या पूछा गया है? 36 है, हल्दी घाटी के युद्ध में मेवाड़ के अधिपति महाराणा प्रताप को मुगल सेनापति ने पराजित किया, जिसका नेतृत्व कर रहे थे। तो ये है आपका राजा मान सिंह, ठीक है। अब जो है अब्दुल रहीम खाने खाना और राजा भगवान दास, ये सब जो है अकबर के ही जो है वो क्या रहे हैं, नवरत्नों में से एक थे। ईवान का मुगल वास्तुकला शब्दावली में अर्थ है 37 का एक मुख्य प्रवेश द्वार द्वारा उच्च प्रवेश द्वार, तय खाने का अवतल तत्व जो प्राय मेहराबदार होता है, कोणों सहित वर्गाकार अथवा आयताकार के रूप में सविन्यास, किसी भी आकार और योजना की स्तंभीय रचना। तो ये है आपका
डी किसी भी आकार और योजना की स्तंभीय रचना जो है वो इसका आंसर है। अब आपको 29 का जो है ये पूछना है। अब आप क्या देखते हैं इसके अंदर कि इसका डी क्वेश्चन जो है वो डी आंसर जो है वो रहेगा। 38 जो क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह के काल में मुगल चित्रकला में प्राकृतिक दृश्यों का चित्रण अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच गया था। 38 का जो सवाल है इसमें पूछा गया है जहांगीर जो है, जब मैंने ऊपर ही कहा था अभी, जहांगीर के समय में ये अपनी पराकाष्ठा पर पहुंचा था। पहले अकबर जो बाबर आते हैं, फिर हुमायूं आते हैं, फिर जो है अकबर आते हैं, और उसके बाद जहांगीर, उसके बाद शाहजहां, उसके बाद औरंगजेब। ये भी कालानुक्रम जो है वो पूछा जाता है, तो आपको इसकी जानकारी जो है वो रहनी चाहिए। अगला जो सवाल है हमारा वो बनता है 39। इसमें क्या पूछा गया है कि कथन दिया गया है, ये किसका कथन है ये पूछा है कि पूर्व आधुनिक कालीन यूरोपीय राजाओं की भांति उनके समकालीन जो मुगल बादशाह अपने रोजमर्रा के व्यय के लिए निजी साहूकारों के ऋणों पर निर्भर नहीं करते थे। उससे पहले मैं आपको कहूं कि दिल्ली सल्तनत के अंदर एक राजा ऐसे भी थे भाई साहब, जो टोपियां सिल करके जो है वो अपना गुजारा करते थे। वो कौन थे वो अगली कक्षा के अंदर चर्चा करेंगे। 39 का जो आंसर है वो किसने कहा था, ये कहा था J.F. रिचर्ड्स ने, क्योंकि मुगल बादशाह के समय तक आते थे वो काफ़ी अमीर हो गए थे, और मतलब जो है वो पुराने राजाओं की तरह उनकी व्यवस्था खराब नहीं थी। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 40 है, शहर बीकानेर जो है वो शहर बीकानेर, कीर्ति स्तंभ, शहर अहमदाबाद, शहर होशंगाबाद, इनको हमने इनके संस्थापक से साथ जोड़ना है। तो शहर बीकानेर को बसाया था आपके राव विका जी ने। कीर्ति स्तंभ जो है चित्तौड़ का, ये राणा कुंभा के द्वारा बसाया गया था। शहर अहमदाबाद जो है, शहर अहमदाबाद का जो संबंध है वो अहमद शाह प्रथम से है। शहर होशंगाबाद का जो संबंध है वो अल्प खान से है। तो ये 3 के साथ मिल गया। इस तरीके से ऑप्शन नंबर जो है वो सी जो है हमारा सही हो जाता है। ठीक है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही प्रकार से सुमेलित नहीं है, तो ये क्वेश्चन नंबर 41 है। खुदा बख्श लाइब्रेरी का जो संबंध है वो पटना से ही है, नहीं है, ये देखना है आपको, है ना, ध्यान रखना इस चीज का। खुदा बख्श लाइब्रेरी पटना के अंदर ही है। भंडारकर ओरिएंटल जो है रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये पुणे के अंदर ही है। आपको पता है कि इस नाम से कुछ अवार्ड भी दिए जाते हैं। नेशनल लाइब्रेरी जो है उसका संबंध दिल्ली से नहीं है। ठीक है, और सलारगंज जो म्यूजियम है वो हैदराबाद में है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तो जो सही नहीं है वो ऑप्शन सी है, जो सही नहीं है 41। भारत की जो नेशनल लाइब्रेरी है ना, ये आपके कोलकाता के अंदर है, पश्चिम बंगाल के अंदर। ठीक है, तो इस तरीके से जो है इसका आंसर जो है वो सी हो जाता है। आपको याद रखना है कि कहाँ है और कहाँ नहीं है। मोस्टली सारी चीजें जो है वो हम दिल्ली में देखते हैं, परंतु ये चीज हमें दिल्ली में देखने को नहीं मिलती है। 42 जो क्वेश्चन है इसमें क्या बोला गया है, पेशवाओं को कालानुक्रम अनुसार जो है वो व्यवस्थित करना है। तो 1740 से लेकर के जो है 61 तक रहते हैं आपके बालाजी बाजीराव। ठीक है, उसके बाद बाजीराव द्वितीय जो है इनका 1796 से लेकर के 1802 तक जो है वो इनका कार्यकाल रहता है। माधवराव फर्स्ट जो है वो 74 से 96 तक रहते हैं, 74 से 96 रहते हैं। माधव नारायण जी जो है वो 71 से 72 तक रहते हैं, 70 जो है 61 से लेकर के 72 तक रहते हैं। ठीक है, नारायण राव आते हैं एक और, वो भी उनका भी कार्यकाल कुछ ऐसा ही रहता है। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका हमारे पास बी जो है वो सही हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा जो है वो सारे जो है डिस्कस कर लेते हैं। पहले हैं बालाजी विश्वनाथ, 1713 से 1700 जो है ये 20 तक रहते हैं। बाजीराव प्रथम जो है 1700, जो मस्तानी मूवी बनी है, ठीक है, बाजीराव मस्तानी, तो वो यही है भाई साहब। 1720 से 1740 तक रहते हैं।
बालाजी बाजीराव जो है ये 1740 से 1761 तक रहते हैं। पानीपत का तृतीय युद्ध इन्हीं के कार्यकाल में होता है और इसमें जो है उनके सगे संबंधी जो है वो मारे जाते हैं और वो बहुत निराश होते हैं इस चीज से, ठीक है। तो इसको जो है वो आपने क्या करना है, इस चीज की जानकारी जो है आपको हो। तो 61 का जो है वार हार जाते हैं। तो किससे हारते हैं वो महत्वपूर्ण है, वो हारते हैं आपके अब्दाली से, जो आक्रमणकारी आए थे तो अहमद शाह अब्दाली से हारते हैं। फिर माधवराव जो आते हैं आपके 61 से जो है 72 तक आते हैं। और 5वें नंबर पर आपके आते हैं नारायण राव, 72 से 73 जो इनका कार्यकाल रहता है। माधवराव द्वितीय जो है 74 से 96 तक रहते हैं। बाजीराव द्वितीय जो है इनके कार्यकाल में सबसे बुरा हाल हुआ, ये 96 से लेकर 1802 तक रहते हैं। अंतिम रूप से अगर मैं बात करूं ज्यादा उलझान करके ना करके, 1851 से 1857 तक हम लोग नाना साहब को देखते हैं। और उसके पश्चात जो आपको पता है इनके बेटे ने जो है वो क्या किया था, ये 97 तक जो ये नाना साहब थे इन्होंने जो है अप्लाई किया था किसके लिए, इनकी जो है पेंशन रिजेक्ट कर दी थी अंग्रेजों ने। 18 स्थापना के युद्ध में इन्होंने भाग लिया था। इसी प्रकार इनकी कहानी खत्म हो जाती है। हम आगे बढ़ते हैं 43 पे ऊपर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है, तो कथन जो है सही नहीं है ये पूछा है 43 का। तो 43 जो है इसमें पूछा गया, भारत के उत्तर मध्य काल के फारसी स्रोतों में ग्रामीण समाज के जीवन का विवरण बहुत सीमित है। तो ये क्वेश्चन सही है, जो ये ऑप्शन सही है। इस अवधि में भारत की यात्रा करने वाले विदेशी यात्रियों ने ग्रामीण समाज का बहुत कम विवरण दिया है, ये भी सही है। क्षेत्रीय साहित्य के स्रोत किसी हद तक ग्रामीण लोगों के जीवन और स्थिति की जानकारी प्राप्त करने में हमारे लिए सहायक होते हैं। ऑप्शन नंबर सी है, बिल्कुल सही है। भू राजस्व से संबंधित राजस्व अभिलेखों की बड़ी मात्रा मध्यकालीन भारत के ग्रामीण समाज के इतिहास के निर्माण में सहायक नहीं है, ये गलत है। सहायक हो सकती है, क्या दिक्कत है उसमें, तो हमें नहीं ढूंढना था, तो ये डी हो गया। 44 है, निम्नलिखित में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के स्थायी राजस्व बंदोबस्त का मुख्य प्रतिफल नहीं था। तो मुख्य प्रतिफल क्या नहीं था, इसने जागीरदारों को क्या किया, इसने जागीरदारों का एक वफादार वर्ग खड़ा किया, हाँ बिल्कुल किया। काश्तकारों को जमींदारों की कृपा पर छोड़ दिया, एक ही तो काम किया था। कंपनी की राजस्व वृद्धि प्रक्रिया में रुकावट आई, तो राजस्व प्रक्रिया में जो है रुकावट आई। कृषि उत्पादन को विशेष बढ़ावा मिला, कृषि उत्पादन को बढ़ावा नहीं मिला, सत्यानाश हुई। आप देखते हैं कि बंगाल के अंदर इतने जो है व्यापक स्तर पर अकाल पड़े और पूरे भारत के अंदर जो है अकाल की परिस्थितियां थी, बुरी हालत से हम लोग जो है संभले हैं। इतने लाखों करोड़ों लोग जो है हमारे मारे गए हैं, तो संभला कहाँ था, बुरा हाल हुआ था। आप मेरे अंदर जो ये रोष देख रहे हैं ना, ये मैंने एक अभी आनंद मठ करके जो है आपका एक बुक थी, जैसे हम लोग बंकिम चंद्र चटर्जी की जो एक बुक पढ़ते हैं, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जो थे उनकी बुक पढ़ते हैं ना, तो उसमें जो है हम सन्यासी विद्रोह के बारे में पढ़ते हैं। तो वो बुक जो है मैं 2 दिन पहले ही जो है पिछले कल ही ख़त्म करी है, लास्ट उसके 112-15 पेज की छोटी सी बुक थी, पर क्या गजब की बुक है। पर मैं अभी आपको सजेस्ट नहीं करूँगा कि अभी आप उन चीज़ों को पढ़िए। अभी तो हम लोग इनको सिर्फ जो है वो बुक्स जो है सिर्फ रटने के लिए पढ़ते हैं, ताकि हमारी समझ में वो बेसिक आइडिया हो, थीम हो और हमारा जेआरएफ निकल जाए। बट जिस दिन भी आप उस स्टेज को प्राप्त कर लेते हैं, तो मैं आपको बताऊं, पढ़ने की एक अपना अलग मज़ा होता है और उसमें जो है आनंद है। आप लगभग जो है उसी सदी में जी रहे थे, जब मैं उसको पढ़ रहा तो मैं लगभग उसी सदी में जी रहा था। तो मतलब मुझे धर्म ग्रंथों से भी ज़्यादा अच्छी वो बुक लगी, क्योंकि उसमें बहुत उस समय की सामाजिक परिस्थितियों के बारे में दिया गया था। ठीक है, वो डिस्कशन होगी, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। 45 है, वर्ष
16 जो है 1667 से लेकर के 1669 के बीच बंगाल का गवर्नर कौन था? तो उस समय जो बंगाल के गवर्नर थे वो थे आपके बर्लेस जो है वो गवर्नर थे। तो आपको सारे ये जो है फ्रांसीसी थे, तो इनको नहीं पढ़ना। आपने क्या करना है कि सारे गवर्नर जनरल जो और वाइसराय जो रहे हैं उनका एक चार्ट बनाकर अपने सामने रखना है और उनकी अवधि जरूर लिखनी है, क्योंकि हमेशा ऑप्शनल के अंदर आते हैं और इनके मुख्य मुख्य काम जो है वो आपको लिख लेने होते हैं। रॉबर्ट क्लाइव वही है जिन्होंने जो है दोहरा शासन बंगाल के अंदर लागू किया था। हैदराबाद के निजाम राज्य का संस्थापक था, तो ये चिनकुलिच खान थे, ठीक है, चिनलुलिच खान लिख दिया यहाँ पे, ट्रांसलेशन में कोई महाशय ही बैठे होंगे, तो चिनकुलिच खान थे ये, चिनलुलिच खान लिख दिया हुआ है ना, तो ये गलत है, सी है इसका ऑप्शन, तो चिनकुलिच खान। अब जो है निम्नलिखित विद्रोहों को कालानुक्रम में लगाइए, नीचे दिए गए कोटों को जो है सही का उत्तर चुनिए। तो आप इसमें जो है क्या करेंगे, सही का चुनेंगे। पहले कौन सा विद्रोह हुआ था? पहले हुआ था चौर और हो विद्रोह, उसके बाद जो है बघेरा का विद्रोह हुआ था, उसके बाद कोली विद्रोह हुआ और अंत में संथाल विद्रोह हुआ। तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका, 3, 4, 1 और 2। तो इस तरीके से इसका ऑप्शन ए हो गया। 48, अब इनको आपको लीडर भी इनके याद करने हैं, क्योंकि हमारे पास आपको पता है समय का अभाव है। किस चार्टर एक्ट से जो है भारतीय व्यापार का मार्ग जो है अंग्रेजों के लिए खुल गया और ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए समाप्त हो गया था? वो अंग्रेजों के लिए खुल गया था और ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए समाप्त हो गया था। वो किस एक्ट के थ्रू हुआ था? 1813 में जो है वो हुआ था, परंतु अब भी उनके पास 2 अधिकार थे, चाइना ट्रेड और दूसरा टी के ऊपर अधिकार था। वो 1933 के एक्ट के अंदर समाप्त हो गया था। यहाँ पर जो है पहली बार हमें क्या मिली थी, एक जो बॉडी थी उसका विस्तार हुआ था, जो गवर्नर की विधान परिषद थी, और सिविल सर्विसेज की व्यवस्था जो है हमें यहाँ पे पहले देखने को मिलती है, ठीक है, 53 के अंदर। तो ये चीजें भी आपको ध्यान रखनी है। ब्रिटिश शासन के पास देशी रियासतों के लिए अपनी शाही नीति में कोई सुसंगत स्थान नहीं था, तो ये बिल्कुल सही है। वे देशी राजाओं को एक दूसरे से अलग रखते थे, वही तो काम किया है। इस पारंपरिक शाही ने जो है भारत के स्थायी भेद को प्रकट करने के प्रयोजन को पूरा किया। जी बिल्कुल, जो ये है ए और आर दोनों सही है, ए और आर दोनों सही हुए, तो ए आर की सही व्याख्या जो है वो नहीं करता, क्योंकि लगा करके बीच में देखोगे तो इसका ऑप्शन जो है वो डी हो जाएगा। 50 है, वर्ष 98 जो 1661 के वन में जो है निम्नलिखित में से कौन सा मद्रास का गवर्नर था? तो उस समय मद्रास के गवर्नर थे फॉक्स क्रॉफ्ट भाई साहब, जो थे उसमें जो है गवर्नर थे मद्रास के, ठीक है। तो अब 51, निम्नलिखित नीति दस्तावेजों में से किसे भारत में पाश्चात्य शिक्षा पद्धति का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो पाश्चात्य शिक्षा पद्धति का जो मैग्ना कार्टा कहा जाता है वो किसको कहा जाता है? चार्ल्स वुड का जो 1854 का डिस्पैच था, उसको वुड डिस्पैच भी बोलते हैं हम लोग, चार्ल्स वुड डिस्पैच। तो इस वुड डिस्पैच में जो इसको कहा जाता है पाश्चात्य शिक्षा नीति पद्धति का मैग्ना कार्टा। मैकॉले का 1935 का मिनट, मैकॉले मिनट जिसको हम बोलते हैं। भारतीय शिक्षा आयोग की रिपोर्ट 1882 के अंदर ये हमें देखने को मिलती है। रेले आयोग जो है 1902 के अंदर। तो यहाँ अपने आप में भी ये 4 फैक्ट आपके ऑटोमेटिकली क्लियर करवा रहा है, आपने इन चीजों को भी ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर है आपका 52, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किसके सम्मान में किया गया था? जो मैंने ऊपर आपको अभी क्वेश्चन करवाया उसमें क्या है, उसमें गवर्नर कौन रहे हैं वो भी आपको ध्यान रखना है। तो गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किसके शासनकाल में सम्मान में किया गया था? आपको पता है कि किंग जॉर्ज फिफ्थ जो है जब वो आए थे उनके सम्मान में ये गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण जो है वो किया गया था। किसके काल में, किसके उसमें सम्मान में? किंग जॉर्ज फिफ्थ के, जो ब्रिटेन के थे, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपसे पूछा गया है कि 53 में आपको मिलान का काम दिया गया है। तो एक जो है दादा भाई जी जो है वो राष्ट्र गुफ्तार लिखते हैं, आपको भी पता है। द्वारका विश्वनाथ भूषण जो है उन्होंने
सोम प्रकाश की रचना करी है, सोम प्रकाश की रचना करी है। और देवेंद्र नाथ टैगोर जो है, देवेंद्र नाथ टैगोर इन्होंने इंडियन मिरर जो है वो लिखा है। और जीएस अय्यर जो है इनका स्वदेश मित्रम से संबंध है। तो इस तरीके से हमारा जो ऑप्शन है वो डी हो जाता है। 2, 4, 1 और 3। 56 जो है, बेद समाज जो केशव सेन की पहल पर 1864 में मद्रास में स्थापित हुआ, उसी को दोबारा 1871 में दक्षिणी भारत के ब्रह्मा समाज के नाम से चलाया। किसने चलाया? तो उसे चलाया था के श्रीधरलू ने, श्रीधरलू नायडू जो है इन्होंने इसको चलाया था। तो ये जो है इसमें केशव चंद्र सेन का नाम इंपॉर्टेंट है, ब्रह्म समाज इंपॉर्टेंट है, वेद समाज कैसे बना वो इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे फैक्ट आपको क्लियर करते हुए चलने, क्योंकि आपके पास टाइम ही टाइम है, आपको विस्तार पूर्वक पढ़नी चीजें, ठीक है। 55 जो है इसमें क्या है, लॉर्ड रेडिंग, अर्ल ऑफ विलिंगडन और सर जॉन लॉरेंस और अर्ल ऑफ डफरिन, ठीक है। डफरिन का 86 के लगभग है कार्यकाल, 1800, ठीक है। और 91 इस तरीके से आपको लॉर्ड रीडिंग का भी पढ़ना है। तो ये जो है पहले आते हैं आपके, कौन आते हैं, पहले आते हैं सर जॉन लॉरेंस आते हैं, उसके बाद लॉर्ड डफरिन का कार्यकाल आता है, फिर मैंने आपको जैसे बताया था कि लॉर्ड रीडिंग का कार्यकाल आता है और अर्ल ऑफ विलिंगडन का जो है वो कार्यकाल आता है। तो इस तरीके से इसका ऑप्शन जो है ए हो जाएगा, ठीक है। अब आपको मैंने पहले बता दिया कि इनको जो है वो ध्यान पूर्वक जो है वो करना है, और एक कम से कम एक पोस्टर या फिर एक जो है वो आपको शॉर्ट में कुछ ना कुछ लगाना पड़ेगा अपने यहाँ पे, जिससे ये व्यवस्था जो है वो आप कर पाओ। भारतीय राज्य आयोग ने रेखांकित किया कि सर्वोच्चता को सर्वोच्च ही रहना चाहिए। तो ये जो है क्या बोला गया है, इसमें बोला गया कि भारतीय राज्य आयोग ने रेखांकित किया कि सर्वोच्चता को सर्वोच्च ही रहना चाहिए। ये ऑप्शन सही है, मतलब अभिकथन सही है। अंग्रेजों का नवीन सामूहिक राजशाही संस्कृति से मोहमंत्र हो गया था। तो ये सच में जो है इसका भी आंसर सही है। तो इस तरीके से जो है दोनों सही है और एक दूसरे की सही व्याख्या कर रहे हैं। तो ऑप्शन सी पे हम लोग जो टिक करते हैं, ऑप्शन जो है सी सही हो जाता है। फिर 57 जो है हमारा क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित आयोगों को कालानुक्रम में लगाइए और नीचे दिए गए कूटों को सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ये जो है आपको कुछ कमीशन दिए गए बाय जो हायर स्टडी के रिगार्डिंग जो है कुछ कमीशंस हैं, आपने उनको जो है वो पढ़ना है। जो दौलत सिंह कोठारी है उनकी अध्यक्षता के अंदर जो है यूजीसी की स्थापना हुई थी बाद में, मतलब जो है इन्होंने रिकमेंडेशन करी थी 1880 की, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी इसके बेस पे। तो 1964-65 का कार्यकाल जो है वो रहा है किसका, कोठारी कमीशन का। तो आपको कोठारी कमीशन के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। दौलत सिंह कोठारी इसके अध्यक्ष थे और 1986 की जो नीति बनती है आगे जाकर के एजुकेशन को लेकर के, वो इससे इन्फ्लुएंस्ड थी। राधा कृष्णन आयोग जो है इसको विश्वविद्यालय आयोग भी हम लोग बोलते हैं। इसका जो सिफारिश था, मुख्य सिफारिश थी इसकी, ये थी आपकी यूजीसी की स्थापना करना, ठीक है। और 1948 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी और 1968 की जो आपकी शिक्षा नीति थी ना वो इन्फ्लुएंस थी इससे, ठीक है। किससे, इसकी रिकमेंडेशन से राधा कृष्णन आयोग, ये सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अध्यक्षता के अंदर बनाया गया था, ठीक है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन कौन थे, तो वो आप मेरे जो है कमेंट इसमें जो है वो प्लेलिस्ट में जाके वीडियो देख सकते हैं कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में जो एक वीडियो मिल जाएगी आपको, अध्यापक दिवस के आसपास की वो वीडियो है। क्वेश्चन नंबर जो है इसका ऑप्शन नंबर 3 है सैडलर आयोग। तो सैडलर आयोग जो है 1917 के अंदर आया था। डॉक्टर आशुतोष मुखर्जी और डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद जो थे वो दो भारतीय जो थे, 1917 के अंदर आया था ये। और जियाउद्दीन अहमद, डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद और डॉक्टर आशुतोष मुखर्जी, दो लोग भारतीय भी इसमें जो थे सैडलर आयोग के अंदर थे। तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जो है
जो इसको हम यूजीसी के नाम से जानते हैं, जो आपका एग्जाम भी कंडक्ट करवाती थी। तो ये आपका 1956 को जो है वो 1953 में इसकी स्थापना हुई, 28 दिसंबर को इसकी स्थापना होती है 1953 के अंदर, 53 के अंदर। और फिर जो है 1956 में जो है ये संसद के अधिनियम द्वारा जो है सांविधिक संगठन बन जाता है। ध्यान से सुनना, सांविधिक संगठन ये बनता है। तो ये ऑप्शन जो है वो ए इसका सही हो जाता है। 58 जो है श्रीमती एनी बेसेंट किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी? कल हमने डिस्कस किया था। 17 के अंदर ऐसा सौभाग्य जो है वो इनको मिला था कि वो भारत के जो है इस संगठन का जो है प्रतिनिधित्व करती है उस वर्ष। 1904 में किसने कहा था कि संयुक्त बंगाल एक शक्ति है, विभाजित बंगाल जो कई भिन्न भिन्न रास्तों पर चलेगा? अंग्रेजों ने कहा था, सारे अंग्रेजी दिए यहाँ पे भी। तो हर्बर्ट रेसले ने ये वाली बात कही थी, क्योंकि मिनटों बाद में आते हैं, ठीक है। और कर्जन ने ये फैसला किया था। समझ में आई बात? तो 1959 का जो है हर्बर्ट रेसले जो है वो एक्चुअल में देखने को जो यहाँ पे मिलता है, ठीक है। कर्जन मैक्सिमम लोगों ने लगाया था। श्यामाजी कृष्ण वर्मा ने निम्नलिखित में से जो है किस वर्ष भारत की स्वतंत्रता के लिए कार्य करने हेतु लंदन में इंडिया हाउस जो है वो स्थापित किया था? कल हमने चर्चा करी थी। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1905 के अंदर जो इंडिया हाउस की स्थापना करी थी, और बीडी सावरकर बाद में उसके शिष्य जो है वहाँ पे वो भी उसी के मेंबर बने, ठीक है। और काफी क्रांतिकारी गतिविधियों का जो है अड्डा बना ये आपका कौन सा? इंडिया हाउस, ठीक है। ये ब्रिटेन लंदन के अंदर स्थापित किया गया था, ठीक है। 1905 की ये घटना है। अब देखते हैं कि 61 निम्नलिखित में से किसने गोपाल कृष्ण गोखले को व्यवहारिक, कर्मठ कार्यकर्ता और स्वप्नों का गूढ़ स्वप्न दृष्टा के गुणों का अनोखा संगम कहा? ये सब चीजें किसी एक के लिए कोई स्त्री ही कह सकती है। एनी बेसेंट का कोई लेना देना नहीं था। गणेश सावरकर, बीडी सावरकर कोई बोलेंगे नहीं। तो सरोजनी नायडू ने ही ये कहा था। इतनी सारी चीजें। बैंकम जो है वैकम सत्याग्रह जो है, वैकोम सत्याग्रह गांधी जी ने केरल में किस लिए प्रारंभ किया था? तो ये किया था आपने, आपको पता है ये मंदिर प्रवेश से रिलेटेड था। एक्चुअली में था क्या कि जो है मंदिरों में प्रवेश नहीं दिया जाता था निम्न जाति के लोगों को। तो उन्होंने जो है वो प्रवेश दिलाने के लिए मूवमेंट लड़ा था। तो उस मूवमेंट को हम जो है वो जानते हैं वैकोम सत्याग्रह के नाम से। ये डी है जो इसका सही आंसर है। तो भटकने की जरूरत है नहीं, समय का वैसे ही अभाव होता है। एग्जाम में भी आपको अगर श्योर है ना किसी चीज के ऊपर, फिर 4 ऑप्शन नहीं पढ़ने, एक पे ही लंका लगा देनी है। जय श्री राम, ठीक है। कॉलिंस, लारी और लेपियर जो है इनका संबंध किससे है? तो फ्रीडम एट मिडनाइट इनकी बुक है, भारत से संबंधित है, याद रखनी है, ठीक है। कॉलिंस, लारी और लेपियर ने फ्रीडम एट मिडनाइट। जूडिथ ब्राउन जो है वो क्या लिखते हैं? जूडिथ ब्राउन लिखते हैं आपका गांधीज राइज टू पावर, गांधीज राइज टू पावर, जूडिथ ब्राउन लिखते हैं। सलमान रुश्दी ने क्या लिखा है? सलमान रुश्दी लिखते हैं सैटानिक वर्सेस, ठीक है। सैटानिक वर्सेस सलमान रुश्दी। ये हिमाचल प्रदेश के सोलन से संबंधित थे, ठीक है। और अभी ब्रिटेन में जो है ये रहते थे। एच.वी. हडसन जो है इनका संबंध द ग्रेट डिवाइन ब्रिटेन इंडिया पाकिस्तान, द ग्रेट डिवाइन इंडिया ब्रिटेन पाकिस्तान, सबको इकट्ठा करके ला दिया है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है। 3, 4, 1 और 2। और 64 का जो संबंध है, ये टिप्पणी किसने की कि इतिहास उपन्यास से अधिक रुचिकर होता है? इतिहास उपन्यास से अधिक रुचिकर होता है, ये बोला था डेविड ह्यूम ने, ठीक है। डेविड ह्यूम ने बोला था इतिहास उपन्यास से अधिक रुचिकर है, और सच में बहुत रुचिकर है। कभी शिद्दत से पढ़कर देखिए आप, बहुत मजा आता है। सीरियसली मैं अपनी आप बीती बता रहा हूँ कि आप जब जोड़ करके पढ़ते हैं, आप खुद को खड़ा करके पढ़ते हैं। कल मैं भी उन जंगलों में घूम रहा था जिसमें सन्यासी विद्रोह हुआ था 2 दिनों से, मतलब बहुत अच्छा लगता है सीरियसली। अन्य विषयों के साथ इतिहास के संबंध के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? तो 65 जो है इसका जो आंसर दिया गया है कि कौन सा कथन सही नहीं है,
आधुनिक आर्थिक इतिहास का समर्थन काफी हद तक सांख्यिकीय आंकड़ों से किया जाता है। जो ये किया जाता है सही है। लंबे समय तक इतिहास को साहित्य की शाखा नहीं माना जाता था। जी नहीं, ऐसा नहीं है, तो यही गलत है, ठीक है, सही नहीं है, तो यही सही नहीं है, आगे पढ़ने की आवश्यकता होनी नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि आपको गलत ढूंढना है तो गलत मिल गया, फिर क्या दिक्कत है। निम्नलिखित में से किसने ये घोषणा की थी कि उत्तर आधुनिकतावादी जो है आधुनिकवादी के विचार ऐतिहासिक अध्ययन के लिए खतरा है? वो कहा था आपके आर्थर मार्विक ने ये वाली बात कही थी, आर्थर मार्विक। और 67 क्वेश्चन है 67। पुनर्जागरण काल से संबंधित निम्नलिखित टिप्पणियों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। रेनेसां के बारे में पूछा गया। पुनर्जागरण एक पर इस प्रकार की नई सीख को स्पष्ट करता है जो मानवीय विचार के प्रत्येक पहलू में जिज्ञासा की भावना के महत्व को प्रकट करती है। तो ये प्रकट करती है, हाँ बिल्कुल, इसमें पूछा गया है कि सही उत्तर देना है हमने, ठीक है। ईश्वर और अध्यात्मवाद की तुलना में मानव और मानवतावाद पर अधिक बल दिया गया, तो ये भी आंसर जो है वो सही है, मानवतावाद पर अधिक बल दिया गया। ग्रीक और रोमन के प्राचीन विद्वानों द्वारा निम्नलिखित ग्रंथों के अध्ययन को महत्व नहीं दिया गया, ये गलत है। और मानवतावादी आंदोलन में उत्पन्न पुनर्जागरण जो है पश्चिमी विचारों को मध्यकालीन ईसाई मत के बंधनों से मुक्ति नहीं दिला सका। जी नहीं, तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाता है वो ऑप्शन ए हो जाता है, एक और दो ही जो है वो सही है। फिर ऑप्शन जो है 68 जो है वो हमारे पास है, अभी भी हमें मिला नहीं करना है। मोंटेस्क्यू का जो संबंध है द स्पिरिट ऑफ लॉज के साथ जो है, स्पिरिट ऑफ लॉज के साथ इसका संबंध है। दांते जो है डिवाइन कॉमेडी, हमने लास्ट ईयर भी जो है लास्ट क्वेश्चंस के अंदर भी इसको डिस्कस किया था। रूसो का संबंध जो है वो द सोशल कॉन्ट्रैक्ट के साथ है। मैकियावेली द प्रिंस, इनकी जो है रचना है। इस प्रकार हमारा ऑप्शन ए हो जाता है, और ये फेमस है, सारे के सारे आपको याद करने हैं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है। और कभी कभी अगर आपको सब में सिर्फ एक भी आता है ना तो भी आपका आंसर जो है वो निकल जाता है। जैकब फरखल्डर जो है इनका संबंध है द सिविलाइजेशन ऑफ द रेनाइंसेस इन इटली, रेनेसां इन इटली। इग्नेट्स ऑफ लोयोला जो है इनका संबंध है सोसाइटी ऑफ जीसस के साथ, ठीक है। और जॉन कैल्विन जो है इनका संबंध जो है हमें देखने को मिलता है इंस्टीट्यूट ऑफ द क्रिश्चियन रिलीजन, इंस्टीट्यूट ऑफ द क्रिश्चियन रिलीजन। इमैनुअल कांट का जो संबंध है वो है क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन, ठीक है। इमैनुअल कांट का संबंध क्रिटिक ऑफ प्योर रिलीजन। तो ऑप्शन ए जो है वो 3, 1, 4 और 2 वो सही हो जाता है, ठीक है। 70 जो है क्वेश्चन नंबर 70, दुर्हाम की रिपोर्ट में पूर्ण स्वतंत्र राज्य की दिशा में अंग्रेजों के उपनिवेशों की धीरे धीरे मुक्ति की आवश्यकता का समर्थन किया गया था। ये सिफारिश निम्नलिखित में से किस पर लागू जो है की गई? तो ये लागू की गई थी आपके यूरोप में उपनिवेश पर, ठीक है, यूरोप में उपनिवेश पर ये लागू की गई थी। ये दुर्हाम की रिपोर्ट के ऊपर था। आगे आपको 71 से 75 तक जो क्वेश्चन है वो इस पैराग्राफ को जो है वो पढ़ करके इनके आंसर देने हैं। तो अगर हम लोगों ने साथ में जो है ये पढ़ा तो लगभग 10-15 मिनट 10 मिनट तो इसको ही लग जाएंगे। तो हम जो है डायरेक्ट इसके क्वेश्चन आंसर जो है वो डिस्कस करते हैं। पूछा गया है कि कुछ अपवादों को छोड़कर अशोक का अभिलेख उसके सभी अभिलेखों में देवानाम प्रिय एवं देवानाम प्रियदर्शी के रूप में हुआ है। वे अपवाद कौन है? तो आपको पता है कि जब आप जो है या कर्नाटका के अंदर आते हैं तो मास्की, गुर्जरा, नितूर, उधर गुलाम जो है, ये 4 जगहें हैं जहां पर ये हमें इसका नाम जो है वो इसके नाम के अंदर बाकी जहाँ सभी जो अभिलेखों पर है देवानाम, देवनाम प्रियदर्शी और ये लिखा गया है, ये यहाँ पर जो है उनके नाम की जो है वो बात हुई है। तो ऑप्शन नंबर जो है हमें डी इसका टिक करना है। यहाँ पे आप जब पढ़ेंगे इसको तो आपको देखने को मिलेगा
और हिस्ट्री पढ़ी है तो ये और भी इजी है। 72 है, वे साक्ष्य कौन सा है जो अशोक के भातृ युद्ध की परंपरा को झुटलाता है? तो वो साक्ष्य है आपका अशोक का चौथा शिलालेख जो है, उसमें लिखा गया है, क्या लिखा गया है? अशोक का चौथा विलेख है, उसमें लिखा गया है कि भातृ युद्ध की परंपरा को झुटलाता है ये। अपने किस अभिलेख के अंदर जो है इसका 73 है, निम्नलिखित में से कौन अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? तो सौराष्ट्र, कश्मीर, कंधार सारे थे, तमिलकम जो है वो नहीं था, ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। 74 है, अपने किस अभिलेख में अशोक कलिंग युद्ध के रक्तचाप की विभीषिका पर अपना पश्चाताप व्यक्त करता है? तो वो व्यक्त करता है अपने 13वें अभिलेख के अंदर, ठीक है। और निम्नलिखित में से आपको 14 के 14 अभिलेखों के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। और सारे के सारे छोटे बड़े जितना कुछ लिखा है अशोक तो छोड़ ही नहीं सकते हैं, ठीक है। 75 जो क्वेश्चन है हमारे पास दिया गया है, निम्नलिखित में से अपने किस अभिलेख में अशोक ने ये घोषणा की कि सभी लोग अपनी संतान हैं, उसकी अपनी संतान है? प्रत्येक कलिंग जो है वो शिलालेख के अंदर दिया गया है ये वाली बात। क्या रोमन देही जो है वो उसमें जो है उन्होंने क्या किया था, उन्होंने कुछ जो है लगान वगैरह से रिलेटेड था, है ना। तो ये सारे अभिलेख जो है वो आपको पता होना चाहिए। कारोबाकी का क्या जो है रानी थी उनका योगदान है। देखो सब लोग जो है वो ये लगाएंगे, ठीक है, क्वेश्चन पेपर लगाएंगे, क्वेश्चन आंसर लगाएंगे। तरीका क्या होता है वो मैंने आपको डिस्कस करा, वो मैंने आपको बताया, ठीक है। दूसरा जो है इसके पीडीएफ भी जो है अगर आप चाहें तो वो अवेलेबल हो सकते हैं, उसके लिए आप जो है मुझसे संपर्क कर सकते हैं। तीसरी बात एक और जो है मुझे कहनी है जो आपसे जुड़ी हुई है। देखिए हम लोग एक बुक खरीद लेते हैं और उसके जो है वो लगाते हैं इन जो पीवाईक्यू को, जो मुझे लगता है कि दुनिया का सबसे बड़ा जो है गलत तरीका है। क्योंकि उसमें आपकी मेहनत कहाँ है, उसमें आपने कहाँ मेहनत करी। जैसे अभी आप जो है वो एक वीडियो देख रहे हैं, आपने 1 घंटे की मेहनत करके वीडियो देखा है। पर मेरा सजेशन ये है कि जब भी आप कोई वीडियो देखें तो कम से कम उस क्वेश्चन को खुद से भी लगाने की जो है वो जहमत उठाएं और कोशिश करें, ताकि तभी आप जो है वो अपनी मेहनत को रिजल्ट में कन्वर्ट कर पाएंगे। और अब कोई ना पढ़ाने नहीं आता दोस्त, अब ना खुद ही पढ़ना पड़ता और खुद ही जो है इसका अच्छा बुरा जो है वो झेलना पड़ता है। तो उम्मीद करता हूं कि आपका अच्छा ही होगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।